हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? इसके ऑप्शन है ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संविधान द्वारा। प्रश्न संख्या 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? इसके ऑप्शन है ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी ए व बी दोनों। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए व बी दोनों के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। इसके ऑप्शन है ए प्रवर समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रधानमंत्री, डी लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न, 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1987 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1976 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न,
लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। 1 मंत्रिमंडल सचिव, 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 3 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है ए 3 4 2 1, बी 4 3 1 2, सी 4 3 2 1, डी 3 4 1 2। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 4 3 2 1। अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? इसके ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी चीफ ऑफ स्टाफ्स, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय नयाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? इसके ऑप्शन है ए उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अपने राज्य में राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? इसके ऑप्शन है ए गृह सचिव, बी रक्षा सचिव, सी मंत्रिमंडल सचिव, डी दिल्ली का उपराज्यपाल। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इसके ऑप्शन है ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शन है ए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए
आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। ए वैध मतों का 1/3, बी वैध मतों का 1/4, सी वैध मतों का 1/5, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसके ऑप्शन है ए 2031 तक, बी 2026 तक, सी 2021 तक, डी 2011 तक। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2026 तक। अगला प्रश्न, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है ए 2010, बी 2015, सी 2021, डी 2026। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2026। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इसके ऑप्शन है ए 547, बी 545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 552। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? इसके ऑप्शन है ए 31वें संशोधन ने, बी 35वें संशोधन ने, सी 42वें संशोधन ने, डी 45वें संशोधन ने। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 31वें संशोधन ने। अगला प्रश्न, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है ए 545, बी 540, सी 555, डी 550। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 550। अगला प्रश्न, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? इसके ऑप्शन है ए 541, बी 543, सी 444, डी 545। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 545। अगला प्रश्न, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? इसके ऑप्शन है ए 525,
बी 528, सी 530, डी 532। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 530। अगला प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसके ऑप्शन है ए 15, बी 20, सी 25, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 20। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? इसके ऑप्शन है ए 1961 की, बी 1971 की, सी 1981 की, डी 1991 की। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1971 की। अब आगे के ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1981 की जनगणना पर। प्रश्न संख्या 2, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसके ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।